हेलो दोस्तों, आज मैं सुपरनैचुरल हॉरर मूवी विसल को एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक जबरदस्त हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच से होती है। स्टार प्लेयर मेसन विनिंग शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिला देता है, लेकिन उसी पल उसकी नजर बास्केट के पास खड़ी एक जली हुई डरावनी शक्ल पर पड़ती है। टीममेट्स की खुशी और क्राउड के शोर के बीच वो मनहूस नजारा कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। इन सब से डरकर मेसन अपने लॉकर के पास जाता है और उससे एक एंटीक बॉक्स निकालकर तोड़ देता है, जिसके बाद वो काफी रिलीव्ड फील कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसके दोस्त अपनी जीत को एंजॉय कर रहे थे और मेसन शावर ले रहा था, तभी वही जला हुआ भूत जैसा फिगर फिर से उसके सामने आ जाता है। इस बार वो अपना हाथ मेसन के गले के अंदर घुसा देता है। अगले ही पल मेसन अचानक आग की लपटों में घिर जाता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। मेसन की आग में जलकर मौत होने के कुछ महीने बाद स्कूल में क्रिस की एंट्री होती है। क्रिस अभी अभी ड्रग रिहैब से निकली थी, क्योंकि पास्ट में उसका ड्रग ओवरडोज लगभग उसकी जान लेने ही वाला था, पर उसके डैड उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। पर रास्ते में एक एक्सीडेंट के वजह से उसके डैड की डेथ हो जाती है। क्रिस तो किसी चमत्कार की तरह बच गई, लेकिन उसके डैड की मौत हो गई थी और वो इसके लिए कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करती थी। अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए क्रिस इस नए शहर में आई थी, जहां उसका कजन रेल उसका स्वागत करता है और उसे हाई स्कूल की जिंदगी में एडजस्ट होने में मदद करता है। किस्मत का खेल देखिए, क्रिस को वही लॉकर मिलता है जो पहले मर चुके मेसन का था। जब क्रिस मेसन का पुराना लॉकर खोलती है, तब मेसन का पुराना दोस्त डीन उसे डराने और बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन डीन की दोस्त ग्रेस और एली बीच में आकर क्रिस का बचाव करती है। रेल जो ग्रेस को पसंद करता था, वो भी इस मामले में कूद पड़ता है। आखिरकार इन पांचों को एक टीचर मिस्टर क्रेवन पकड़ लेते हैं। सजा के तौर पर क्रेवन सभी को डिटेंशन दे देते हैं। डिटेंशन शुरू होने से पहले क्रिस उस लॉकर को खोलती है। अंदर उसे एक खोपड़ी के आकार का अजीब आर्टिफैक्ट मिलता है। ये एक पाइप जैसा इंस्ट्रूमेंट था, जिसे बजाने पर सीटी जैसी डरावनी आवाज निकलती थी। क्रिस उस विसल को अपने साथ ले आती है। डिटेंशन के दौरान उसके साथी भी उस विसल पर ध्यान देते हैं। मिस्टर क्रेवन की नजर भी उस पर पड़ जाती है। विसल को देखकर क्रेवन समझ जाते हैं कि ये ओलमेक सभ्यता के जमाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराना रेलिक है। विसल पर कुछ रहस्यमयी लिखावट भी बनी थी। मिस्टर क्रेवन उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। विसल पर लिखे शब्दों का लगभग मतलब निकलता है, मौत को बुलाओ। ये सुनते ही मिस्टर क्रेवन विसल को अपने पास रख लेते हैं और पांचों स्टूडेंट को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। उन पांचों के चले जाने के बाद क्रेवन उस विसल को बेचने की कोशिश करते हैं। उस विसल के ऑनलाइन प्राइस को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं, पर बेचने से पहले उसे प्रोडक्ट की वर्किंग कंडीशन को परखना था, इसीलिए वो खुद उस विसल को बजाकर देखने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो उसे बजाते हैं, एक बहुत ही डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख जैसी आवाज गूंज उठती है और उनके रूम के विंडो की ग्लास में क्रैक भी आ जाता है। कुछ ही देर बाद क्रेवन को कॉरिडोर में एक अजीब सी परछाई और भूतिया आकृति नजर आती है। वो उसकी जांच करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। इसी बीच रेल अपनी भूली हुई कॉमिक बुक लेने के लिए वापस स्कूल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी नजर विसल पर पड़ती है, साथ ही क्रेवन के कंप्यूटर पर खुले एक टैब पर भी, जिसमें ओलमेक रेलिक्स की कीमत के बारे में जानकारी थी। ये देखकर रेल को समझ आ जाता है कि विसल बहुत कीमती हो सकती है। मौका देखकर वो चुपके से विसल को अपने जेब में रखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद स्कूल में क्रेवन को एक डरावनी
डरावनी भूतिया एंटिटी दिखने लगती है जो उसके लंग्स को डैमेज करके उसे मार देती है। उस रात पांचों दोस्त बाद में ग्रेस के घर पर दोबारा मिलते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिस्टर क्रेवन के विसल बजाने के बाद जो भूतिया आकृति सामने आई थी उसने क्रेवन को मार दिया था। टिपिकल टीनेज क्यूरियोसिटी की वजह से जब रेल सबको विसल के बारे में बताता है तो ग्रेस भी उसे बजाकर देखने का फैसला करती है। जैसे ही वो विसल बजाती है वही डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख फिर से गूंज उठती है। अब ये श्राप सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता बल्कि पांचों के पीछे पड़ जाता है। उस रात सबके चले जाने के बाद ग्रेस अपने घर के स्विमिंग पूल के पास एक अजीब सी परछाई खड़ी हुई देखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ ग्रेस भी अपने कमरे के बाहर एक पेड़ के पास किसी भूतिया शक्ल को खड़ा देखती है। अगले सुबह स्कूल असेंबली के दौरान एली को भी अपनी सीट के सामने एक विकृत चेहरे और हुड पहने हुए डरावने इंसान जैसी आकृति नजर आती है। जब सबको मिस्टर क्रेवन की मौत की खबर मिलती है तो क्रिस और एली को इस कहानी पर शक होने लगता है, खासकर तब जब उन्हें एहसास होता है कि दोनों ने ही हाल ही में ऐसी रहस्यमयी और भूतिया आकृति को देखा है। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि क्रेवन की मौत शायद कोई आम हादसा नहीं बल्कि किसी अनदेखी और खतरनाक ताकत से जुड़ी हुई है। क्रिस और एली सच्चाई का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाते हैं। खुशकिस्मती से एली वहां काम करती थी, इसीलिए अंदर जाना शायद मुश्किल नहीं होता। वहां वो दोनों मेसन की कोरोनर रिपोर्ट देखना शुरू करती है और एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। मेसन के डेंटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि वो दिखने में एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट लगता था। ये राज उन दोनों को और भी ज्यादा उलझन में डाल देता है। जवाबों की तलाश में वो मेसन के घर पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात उसकी दादी ईवी से होती है। ईवी उस डेथ विसल के पीछे छुपे सच को जानती थी। वो बताती है कि विसल पर लिखे शब्दों का असली मतलब शमन योर डेथ यानी अपनी मौत को बुलाना है। जो भी इस विसल को बजाता है या उसकी डरावनी आवाज को सुनता है वो सब एक श्राप का शिकार हो जाते हैं। ईवी के मुताबिक ये श्राप सीधा इंसान को तुरंत नहीं मारता बल्कि ये उसकी पहले से लिखी हुई मौत को तेज कर देता है, यानी जिस तरह और जिस वक्त उसकी मौत भविष्य में होने वाली थी उसे बहुत जल्दी उसके सामने ले आता है। ईवी एक उदाहरण देकर समझाती है कि मेसन की असली मौत उसकी 40 साल की उम्र में किसी आग से जुड़े हादसे में होने वाली थी, लेकिन विसल के श्राप ने उसकी मौत को बहुत पहले ही उस तक पहुंचा दिया। इसीलिए जो जला हुआ डरावना आदमी मेसन को दिख रहा था वो असल में उसका भविष्य का 40 साल वाला रूप था, वही रूप जो उस आग में मरने वाला था। इसी तरह मिस्टर क्रेवन के किस्मत में लंग कैंसर से मौत लिखी हुई थी, इसीलिए जो भूतिया आकृति उसका पीछा कर रही थी वो उसका कैंसर से पीड़ित और मौत के करीब पहुंच चुका भविष्य का रूप था। विसल का ये खौफनाक राज जानने के बाद क्रिस और एली तुरंत बाकी दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन अफसोस वो थोड़ी देर कर चुकी थी। ग्रेस अपने ही भविष्य के बहुत ज्यादा उम्र वाले रूप का शिकार बन जाती है। लोकल फेस्टिवल के दौरान ग्रेस को अपना बूढ़ा और मौत के करीब पहुंच चुका रूप दिखता है। कुछ ही पलों में उसका ये भूतिया रूप उस पर हमला कर देता है और ग्रेस की मौत हो जाती है। अब क्रिस, एली और रेल को समझ आ जाता है कि ये श्राप बिल्कुल सच है और उन सब की मौत भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। जब सब लोग ग्रेस की 80 साल की बूढ़ी और सूख चुकी लाश देखते हैं तो डीन इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि ग्रेस मर चुकी है। वो विसल के श्राप पर भी यकीन नहीं करता, लेकिन श्राप को किसी के विश्वास या अविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही डीन का सामना उसके ही एक भयानक और बुरी तरह कुचले हुए भविष्य के रूप से होता है। इससे लगता है कि डीन की असली मौत किसी भयानक सड़क दुर्घटना में होने वाली थी। शायद एक बहुत बड़ा ट्रक उससे टकराने वाला था। डर के मारे डीन अपने कमरे को अंदर से पूरी तरह बंद कर लेता है। उसे लगता है कि अगर वो घर के अंदर रहेगा तो श्राप उस तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो
गलत था। श्राप फिर भी उस तक पहुंच जाती है। डीन को ऐसा महसूस होता है जैसे एक ट्रक उसे बार बार कुचल रहा हो। उसका शरीर हर उस दर्दनाक और खौफनाक तरीके से मुड़ने टूटने लगता है जैसे किसी भयानक ट्रक एक्सीडेंट में हो सकता है। आखिर में वो बिल्कुल उसी विकृत और कुचले हुए भूतिया रूप में बदल जाता है जो उसका पीछा कर रहा था और फिर डीन मर जाता है। अब सिर्फ क्रिस, एली और रेल ही बचे थे। तीनों एक बार फिर ईवी के पास जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ईवी उन्हें बताती है कि ये लगभग नामुमकिन है। उसके मुताबिक एक बार जब ये श्राप शुरू हो जाता है तो मौत का पहिया घूमना बंद नहीं करता। ये तब तक चलता रहता है जब तक हर शिकार अपनी जान ना गवा दे। फिर भी ईवी एक छोटी सी उम्मीद की किरण देती है। वो बताती है कि शायद एक रास्ता है श्राप को किसी और के पास ट्रांसफर कर देने का। अगर श्रापित व्यक्ति अपने मौत के सामने अपने खून से किसी दूसरे इंसान पर निशान लगा दे तो वो नया व्यक्ति मौत का अगला निशाना बन सकता है। ऐसा करने पर मौत शायद असली शिकार को छोड़कर नए शिकार के पीछे चली जा सकती है, लेकिन इस रास्ते का मतलब है अपनी जान बचाने के लिए किसी और मासूम की जिंदगी कुर्बान करना। और यही फैसला क्रिस, एली और रेल के सामने सबसे बड़ा नैतिक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। क्रिस और एली इस सुझाव को तुरंत ठुकरा देती है। उन्हें अच्छी तरह समझ आ जाता है कि किसी और पर श्राप ट्रांसफर करना असल में हत्या के बराबर होगा। अपनी जान बचाने के लिए किसी मासूम को मौत के मुंह में ढकेलना उनके लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। लेकिन रेल की सोच कुछ और ही थी। उसे ये आइडिया काफी पसंद आता है। जिंदा रहने की चाहत धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी होने लगती है। मूवी में पहले ही नोहा नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया गया था। बाहर से वो एक पैस्टर नजर आता था, लेकिन असल में वो ड्रग्स का धंधा करता था। साथ ही वो लोकल बुली भी था और पहले से ही इन पांचों के ग्रुप के साथ कई झगड़ों में उलझ चुका था। रेल नोहा को एक परफेक्ट टारगेट के रूप में देखने लगता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर किसी को बलि का बकरा बनाना ही है तो नोहा ही सही। इसीलिए रेल फैसला करता है कि वो नोहा को अपने खून से टारगेट करके मौत का अगला शिकार बना देगा ताकि श्राप उसे छोड़कर नोहा के पीछे लग जाए। ये फैसला दोस्तों के बीच एक नई तनाव और तकरार की शुरुआत कर देता है। रेल नोहा को अगवा करके पुरानी पड़ी मील में ले जाता है। ये वही जगह थी जहाँ रेल की मौत एक मशीन से होने वाली थी और इस चीज को रेल ने पहले ही देख लिया था। जब रेल अपने खून से नोहा को टारगेट करके श्राप उसके ऊपर ट्रांसफर करने ही वाला था, तभी क्रिस और एली वहाँ पहुँच जाती हैं। क्रिस अपने कजन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये काम ना करे। वो उसे समझाती है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी और की बलि देना गलत है। आखिरकार रेल मान जाता है और नोहा को छोड़ देता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कुछ ही पल बाद मिल में एक भयानक हादसा होता है और रेल की मौत हो जाती है। उसकी मौत बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे उसके किस्मत में पहले से लिखी हुई थी। अब सिर्फ क्रिस और एली ही बचे थे और मौत उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तभी क्रिस को याद आता है कि ईवी ने कहा था कि वो मौत को रोक नहीं सकते क्योंकि सबको एक बार मरना ही है, पर जिंदा रहना उनके हाथों में है। अपने पुराने ओवरडोज के अनुभव को याद करते हुए क्रिस एक खतरनाक प्लान बनाती है। उसका मानना था कि अगर वो जानबूझकर ओवरडोज लेकर अपने दिल की धड़कन रोक दे तो टेक्निकली वो एक बार मर जाएगी, यानी कुछ पलों के लिए वो सच में मर जाएगी। लेकिन उसकी योजना का दूसरा हिस्सा ये था कि एली तुरंत उसे दवाई और सीपीआर के जरिए रिवाइव कर देगी। उसका दिल दोबारा धड़कने लगेगा और उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। क्रिस को लगता है कि अगर वो कुछ समय के लिए मरकर फिर जिंदा हो जाए तो शायद मौत को धोखा दिया जा सकता है। इस तरह वो और एली इस श्राप के चक्कर से बच सकते हैं। अब सब कुछ इस खतरनाक और जानलेवा योजना की सफलता पर निर्भर करता है। एली क्रिस के प्लान के मुताबिक उसे जानलेवा डोज का इंजेक्शन दे देती है। साथ ही एक डिफाइब्रिलेटर भी तैयार रखती है ताकि सही वक्त पर उसकी जान बचाई जा सके। जैसे ही क्रिस का दिल रुकता है वो मौत और अपने अंदरूनी डरों का सामना करने लगती है। उसके पुराने जख्म, उसका गिल्ट और उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल उसके सामने आ खड़े होते हैं। मौत उसे
उसे अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ एली उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में उसकी हर कोशिश नाकाम होती नजर आती है। घबराहट और बेचैनी में एली लगातार क्रिस को पुकारती रहती है। आखिरकार एली की वो दिल से निकली हुई चीखें और पुकार क्रिस तक पहुंच जाती हैं। अचानक उसका दिल दोबारा धड़कने लगता है और वो मौत के मुंह से वापस लौट आती है। इस तरह क्रिस अपने भूतिया भविष्य के रूप यानी अपनी मौत के प्रतीक को हरा देती है और लगता है कि उसने मौत को मात दे दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दौरान नोहा, जो रेल के खून वाले रिचुअल का गवाह बन चुका था, वो पूरी तरह से गलत नतीजा निकाल लेता है। उसे लगता है कि क्रिस, एली और रेल किसी शैतानी पूजा या सैटनिक कल्ट का हिस्सा है। पागलपन और डर में डूबा नोहा रेल की बंदूक उठा लेता है और क्रिस और एली को ढूंढने निकल पड़ता है। अब वो उन्हें खतरनाक शैतानी पुजारी समझकर उनका शिकार करना चाहता था। मौत के श्राप से बचने के बाद भी क्रिस और एली के सामने एक नया और जिंदा खतरा खड़ा हो चुका था, जो नोहा था। जब क्रिस होश में आती है तो वो देखती है कि एली अपनी भूतिया भविष्य के रूप का शिकार बन रही है। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी और ऐसा लगता है कि मौत अब उस तक पहुंचने ही वाली है। तभी अचानक नोहा वहां घुस आता है। हाथ में बंदूक लिए वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि क्रिस और एली शैतान के पुजारी हैं। उसके दिमाग पर डर और पागलपन पूरी तरह हावी हो चुका था। नोहा के बंदूक की एक गोली एली को लग चुकी थी। क्रिस उसे शांत करने और सच समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोहा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच एली की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। एली की मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी नोहा, जो समझ रहा था कि वो शैतान के पुजारियों को मार रहा है, वो अपने पर गर्व महसूस करता है और एली के खून को अपने हाथों से टच कर लेता है और बस यही सब कुछ बदल देता है। चाहे ये पूरी तरह से अनजाने में हुआ हो, लेकिन नोहा अब एली के खून से मार खो चुका था। इसका मतलब ये था कि श्राप अब एली को छोड़कर नोहा को अपना नया शिकार बना चुकी थी। अचानक एली का विकृत और डरावना भूतिया रूप बदलने लगता है। धीरे धीरे वो नोहा के बूढ़े, कमजोर और मौत के करीब पहुंच चुके भविष्य के रूप में तब्दील हो जाता है। नोहा को समझ ही नहीं आता कि उसके सामने क्या हो रहा है। डर के मारे वो उस आकृति पर गोली चला देता है, लेकिन क्योंकि वो आकृति असल में उसकी अपनी भविष्य की मौत का प्रतिबिंब थी, इसीलिए गोली चलाकर वो अनजाने में खुद को ही गोली मार देता है। नोहा वहीं मर जाता है। नोहा की मौत के साथ ही श्राप का निशाना बदल जाता है और एली बच जाती है। मौत अब उसका पीछा करना बंद कर देती है। इस तरह क्रिस और एली दोनों जिंदा बच जाती हैं, जबकि नोहा उस श्राप का आखिरी शिकार बन जाता है। श्राप की घटनाओं के 3 महीने बाद क्रिस और एली स्कूल के कॉरिडोर में साथ साथ घूमती नजर आती हैं। दोनों अब एक कपल बन चुके थे। शायद मौत और डर के उस भयानक अनुभव ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर कैमरा एक नई स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है, जो पहली बार अपना लॉकर खोल रही थी। जैसे ही वो लॉकर खोलती है, अंदर वही खोपड़ी के आकार वाली श्रापित विसिल रखी होती है। तब ईवी की बात सच साबित होती है। उन्होंने विसिल को नहीं ढूंढा था, विसिल ने उन्हें ढूंढा था। यानी ये विसिल सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक जिंदा श्राप की तरह है, जो अपने अगले शिकार को खुद चुन लेती है। अब उसका नया निशाना ये लड़की बनने वाली थी। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम उसी नई लड़की को स्कूल असेंबली हॉल में देखते हैं। उसे स्टेज पर फ्लूट बजाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालती है तो फ्लूट की जगह उसके हाथ में वही श्रापित स्कल विसल था, जिसे देखते ही क्रिस और एली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दोनों घबराकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, रुको, उसे मत बजाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की विसिल को अपने होठों तक ले जाती है और मूवी इसी पल पर खत्म हो जाती है, ये संकेत देते हुए कि मौत का ये श्राप अब एक बार फिर नए शिकारों की तलाश में निकल चुका है। विसिल मौत को समन नहीं करती, विसिल एक्चुअली टाइम ऑफ डेथ को समन करती है, इसीलिए हर घोस्ट डिफरेंट दिखता है। मुझे नहीं लगता कि विसिल एक घोस्ट मूवी है। मेरे हिसाब से ये एक टाइम हॉरर मूवी है, जहाँ भूत नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर डेथ आपका पीछा करती है। और शायद इसी वजह से इस मूवी का कर्ज इतना यूनिक और डरावना
होना लगता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।